हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आपके केमिस्ट्री का जो पी ब्लॉक खत्म हुआ, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये हमारे जो भी आपके पढ़ने थे, ठीक है। पी ब्लॉक की केमिस्ट्री, डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की, ये सब हमने क्या किया, अब खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे आप वहाँ से देख के कोई सी भी दिक्कत होती है, आपको कोई सा भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, सही। तो आज हमने डी ब्लॉक के बाद, डी एंड एफ ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर 9, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसे स्टार्ट करने, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स के वहाँ से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। और देखा जाए तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके समझने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन देना होगा इधर के लिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। आपका 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, तो उससे पहले ये जानना चाहिए पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। उसके हमने इसमें वैलेंसीज के बारे में भी एक बात है, करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। इस तरह से हम उसके बाद से फिर हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेशन बात, ये सारी चीजें शुरू कहाँ से होती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है वो भी जानते हैं, या फिर भी बताना जरूरी, यहाँ पे जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कलर शो करते हैं, तो वो कलर क्यों शो करते हैं, ठीक है। और यूं कह लें कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक वाले मेटल ही बनाते हैं, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, मेटल तो बताइए आपको, लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेट रिंग क्या होती है, ये बहुत सारे चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है, सही। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे एक टर्म आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, उसमें कैसे प्रोसेस होते हैं, और ये हमारा जो कलर है इन सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, ये कलर भी उसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के द्वारा ही होती है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी यहाँ पे देख लेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। इतनी सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं, हम ये कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स इन विच द बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता होगा, उसको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते किसे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते किसे हैं, हमने कहा कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की वन साइड शेयरिंग से बने, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, सही। जैसे पता है आपको कि क्या करता है, बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स का जरूरी होता है। हमने कहा एक कंप्लीट बॉन्ड अगर बनना है तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है किसी भी कीमत पे, एट एनी रेट, ठीक है। आपको दो इलेक्ट्रॉन है तो हम यूं कह सकते हैं ये एक कंप्लीट बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, सही। तो फिर वो दो इलेक्ट्रॉन के कई तरीके हैं आपस में मिलने, कई तरीके हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के होने के, किस तरह से हो सकता है, उसी हिसाब से हम क्या करने हैं, इन सारी बातों को देखते हैं, ठीक है। जैसे अब हम ये कहने की दो जनों ने शेयरिंग कर लेते हैं, कैसे सर, कोवेलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड, आयंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से आयंस होते हैं, आयंस के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं आयनिक बॉन्ड। मेटल में बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसमें दो जो एटम्स आपस में कंबाइंड हुए होते हैं, उनमें से एक ने इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट से अपना ही उनका डोनेशन होता है, वो शेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसी पर्टिकुलर एक एटम के द्वारा ही होती है, जिस कारण से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सही। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इधर जो होता है डोनर एटम, इधर एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होता है, जिसे हम डोनर कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ डोनर यू कह सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टर बोल सकते हैं, ठीक है, जिनने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ऐसे कोई से भी ए और बी के बीच अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ऐसे हमने एरो दिखाया, तब भी ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे।
तो इसका मतलब अभी भी ए बी के बीच है। यहाँ पे ए ने दिया है इलेक्ट्रॉन, बी ने एक्सेप्ट किया, ए डोनेट किया, बी एक्सेप्ट किया, यहाँ पे बी ने डोनेट किया, ए एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये किधर की भी तरफ से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम यूं कर दें हमेशा इधर से इधर की तरफ। हाँ, बट ये ऐसा वाला होने का मतलब ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है बॉन्ड बनने के लिए, वो सब एक ही एटम दे रहा है, यहाँ पे कोई शेयरिंग वेयरिंग का चक्कर नहीं है, ठीक है, सही। तो हम क्या बोले, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, सही। अच्छा, अब कह रहा इस हिसाब से तो क्या कोई जरूरी है कि ऐसा है, कह रहा नहीं, ये एक नॉर्मल बॉन्ड हम जैसे बोल देते हैं कि ऐसा बना हुआ अगर NH4 प्लस है उस केस में तो, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक एटम को बहुत सारे एटम डोनेट कर सकते हैं, एक एटम हमारा क्या कर सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो उस हिसाब से कई सारे उसको देने के लिए भी बहुत सारे एटम्स क्या होंगे, आ सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या कह रहा है कि इन एक बात हो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं उसको अभी जस्ट बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं वो इसलिए। अब आते हैं यहाँ पे बात शुरू करते हैं आगे। इतनी बात क्लियर होगी ना, ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, साल्ट क्या होते हैं। तो साल्ट कहते हैं सर जब कटायन और एनायन आपस में कंबाइंड होके, या गैसियस कटायन और गैसियस एनायन आपस में कंबाइंड होके होते हैं, बनाते हैं कोई सॉलिड सा कंपाउंड, वो हमारा क्या होता है, साल्ट होता है ना। ऐसे बोलते हैं ना साल्ट कि कटायन और एनायन मिलके हमारे पास साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यूं कह सकते हैं। जनरली अब कटायन एनायन क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स ही होते हैं उस तरह से, तो ये हमारे साल्ट बनते हैं। उस साल्ट के भी टाइप्स कई सारे होते हैं, है ना। साल्ट में क्या हम बोलते हैं, सिंपल साल्ट। साल्ट के टाइप्स अगर हम कहें, साल्ट क्या होता है आपको पता है, कटायन एनायन के साथ मिलकर बना होता है। साल्ट जो है 3 टाइप का होता है, ठीक है, बोलते हैं सिंपल साल्ट, ठीक है, सही, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। 3 टाइप के हम साल्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं, ठीक है। सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब सब क्या होते हैं उन सबको सुने, ठीक है। सिंपल साल्ट क्या, जो साल्ट अगर उसे डिसोसिएट कराया जाए तो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाए और वहां पे सिर्फ एक ही टाइप्स का कटायन हो, ठीक, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का कटायन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल साल्ट, और वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। और उसको अगर हम सोल्यूशन फिर में उसे वाटर में डिसॉल्व करें इस तरह, ठीक है ना, सही। तो अगर हम बात करें सिंपल साल्ट का एग्जांपल है NaCl, MgCl2, यहाँ पे आप देखेंगे ये डिसोसिएट हो जाएंगे बहुत ही आसानी से अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में, और वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ही टाइप का कटायन मिलेगा। ध्यान रखें, कटायन हमारा एक ही टाइप का होना चाहिए, ठीक है, सही। जैसे NaCl ब्रेक होगा, आपको पता है Na प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस, ठीक। MgCl2 में ब्रेक होगा सर Mg डबल पॉजिटिव में और 2 टुके हमारे पास Cl माइनस। तो यहाँ पे इसके पास जो कटायन मिले वो NaCl में एक ही टाइप का है Na कटायन, MgCl2 में एक ही टाइप का Mg दो पॉजिटिव कटायन, ठीक है, सही। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि NaCl और MgCl2 के ये लोग सिंपल साल्ट्स की एग्जांपल हैं। KCl की बात कर लें, Ki की बात कर लें, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये सिंपल साल्ट्स हैं, ठीक है, सही। अच्छा, तो फिर डबल साल्ट क्या होते हैं। तो डबल साल्ट क्या कह सकते हैं, जो साल्ट्स है ना डिसोसिएट होने पर या जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में जब ब्रेक, वो अगर इसे सॉल्यूशन में कराए, उसे ब्रेक कराया जाए, ठीक है, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो और यहाँ पे 2 टाइप के कटायन मिले। ध्यान रहे, यहाँ पे 2 टाइप के कटायन मिले, उसको हम क्या कहेंगे, डबल साल्ट। और ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में सिंपली ब्रेक हो जाए, आसानी से ब्रेक हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, डबल साल्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास इसका एग्जाम्पल है पोटास एलम, या फिर यूं कह सकते हैं फिटकिरी, ठीक है, पोटास एलम, इसका एग्जाम्पल है पोटास एलम, ठीक है, फिटकिरी जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, ठीक है, सही, ओके, सही, फिटकिरी किटकिरी जो भी, सही। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आपको पता है, ठीक है, फिटकिरी का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। उसका पोटास एलम बोलते हैं उसे ना, ठीक, पोटास एलम, POTASH, सॉरी, ठीक।
उसका है फार्मूला है K2SO4, ठीक, Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है, सही। ये हमारे पास एक डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। मोर साल्ट भी होता है डबल साल्ट का एग्जाम्पल, एक ये भी होता है। ये हमारे लिए वेल नोन है, इसमें हम आसानी सिंपली समझ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कैसे है ये, कैसे कह सकते हैं कि ये डबल साल्ट है हमारे पास। क्यों हमने कहा कि डबल साल्ट जब डिसोसिएट होता है तो वो दो टाइप्स के कटायन देता है और अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक भी हो जाता है और दो टाइप के कटायन देता। सिर्फ यहाँ पे कटायन से मतलब है, नायन से नहीं। वैसे भी यहाँ पे नायन भी एक ही टाइप का है, ठीक है। तो कटायन दो टाइप के देता है, वो दो टाइप का कटायन यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कह रहा, इसे अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास दो पॉजिटिव आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम है दो, है ना, तो दो हमारे पास क्या होंगे, Al ट्रिपल पॉजिटिव भी मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक SO4 भी है, SO4 जो है SO4 क्या मिलेंगे, थ्राइस SO4, ठीक है ना, चार हमारे पास SO4 मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि अब 24H2O तो छोड़ो, तो हमारे जो कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हुआ, हमको K+ मिला, हमको Al डबल पॉजिटिव मिला और SO4 हमको डबल माइनस मिला। जो हमारा एनायन है ये दोनों हमारे पास क्या है, कटायन है। तो आप यूं देखेंगे कि इसमें जो कटायन मिलेगा अपने, एक बात और, ये ब्रेक भी हो जाएगा अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में। ये नहीं कहेगा कि हमने K2SO4 ही रहेंगे, हम Al2SO4 रहेंगे 24H2, ना, ये कहे कि हम Al2SO4 रहेंगे, ये K2SO4, तुम K+ और SO4 में अलग हो जाओ, ये नहीं। ये सब के सब अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाएंगे और दो टाइप के कटायन देंगे, जिस कारण से इन्हें डबल साल्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है, सही। अच्छा, अब उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, करा कॉम्प्लेक्स साल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट नहीं होता। अगर लेकिन ये डिसोसिएट होता है तो हमको एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है। इसका मतलब जितने उसके अंदर कटायन आयन है वे सब के सब डिसोसिएट होके सेपरेट आयन नहीं देते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, ठीक है। और इसे ऐसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है, एक आयंस होता है जो हमारे कई टाइप्स के एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। बॉन्डेड कंपाउंड, बॉन्डेड वहां पे होते हैं, ठीक है, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं हमारे कटायन आयन, आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो मिलके एक हमको कॉम्प्लेक्स कटायन का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स आयंस का फॉर्मेशन करते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन हमें देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। जैसे आपको पता है K4FeCN6, ठीक है, ये हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अगर ब्रेक होता है तो 4 हमको मिलता है, ठीक है, 4 हमको K+ मिलता है और FeCN6 और हमारे पास क्या है, FeCN6 जिसके ऊपर क्या है 4 नेगेटिव है, ठीक है। तो हमको एक कटायन मिला, इसमें देखा जाए तो इसमें भी Cn- का होता है और आयरन मेटल है, ये प्लस का होता है, ठीक। लेकिन ये Fe+, ठीक है, Fe4K+, Fe डबल पॉजिटिव, Cn-6 है। ये सारी चीजें हमें इस तरह से ब्रेक नहीं होता, ये इस तरह से ब्रेक होता, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। और ब्रेक होता है तो हमको एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स आयन देता है, ठीक है, उस तरह से, उसलिए इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, सही, ओके, ठीक ना। चलिए ठीक, आगे बढ़े। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो है जो हमें कंस्टिट्यूएंट आयन में, अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक ना हो, लेकिन ब्रेक हो तो हमें एक कॉम्प्लेक्स आयन दें, ठीक है, सही, उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। और ये जो आयन होता है जनरली, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसके अंदर, इसके ही अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, या इसे कह सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है ये, क्योंकि ऊपर वाला एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, सही। आगे बढ़े तो हम अगर एक साथ सबके बारे में साथ देख लें थोड़ी सी बात कि सिंपल साल्ट किसे कहते हैं। सर वो साल्ट जो हमारा क्या हो, अब ब्रेक हो, अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाए और सिर्फ एक ही टाइप का कटायन दे।
डबल साल्ट क्या होता है सर, ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाए, लेकिन एक ही नहीं दो दो टाइप के कटायन थे, उसे हम क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक ना हो, लेकिन ब्रेक हो भी तो वो एक हमको कॉम्प्लेक्स आयन दे, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे। उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में फर्क अगर देख लें, ठीक है, हम कहें कि सर डबल साल्ट आप बता रहे हो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्क क्या है, कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं, तो डबल साल्ट में क्या है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्क क्या है, ठीक है, आते हैं यहाँ पे देखते हैं डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है, ठीक है। कह रहा कि डबल साल्ट क्या कह रहा है हमारा कि एक ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और डिसोसिएट होने पर क्या करता है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाता है, और कह रहा कि और किसी अदर सॉल्वेंट में भी वो कंस्टिट्यूएंट आयन में अपने ब्रेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कह रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। कह रहा कि सिंपल साल्ट जो है जब सॉलिड होता है तो वो तभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम डिसॉल्व कर दें तो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो चाहे सॉल्यूशन के स्टेट में हम उसे बनाए रहें या सॉलिड के स्टेट में बनाए रहें, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, ठीक है, सही। मतलब डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर सकता है और सॉल्यूशन में फेज में, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा नहीं कर सकता, ठीक। आगे कह रहा, ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहा, आइडेंटिटी लॉस करना, आइडेंटिटी लूज करना, सॉल्यूशन की बात कर रहा, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सही। आगे कह रहा द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल साल्ट आर एसेंशियली सम सेम ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड। कह रहा जो उसके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट कटायन या आनायन होते हैं, उसी हिसाब से उस डबल साल्ट की प्रॉपर्टीज होती है, उस डबल साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन के केस में कह रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज कह रहा इनके कंस्टिट्यूएंट आयंस के हिसाब से नहीं चलती, बल्कि उनके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से या उनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स के से अलग होती, ठीक है, सही। अच्छा, अगली बात, इसके बाद हम कह रहे हैं कि कह रहा कि डबल साल्ट की बात कर रहा तो हमारा मेटल देयर नॉर्मल, कह रहा मेटल जो उसमें डबल साल्ट में होता है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो किए हुए होता है, जितना भी वो कटायन रख सकता है मेटल हमारा, ठीक। मेटल तो कटायन ही होता, ठीक, वो अपनी जितनी कटायन रख सकता है उतना कटायन वैलेंसी वो रखता है, ठीक। लेकिन कॉम्प्लेक्स में कह रहा ऐसा ना होता, कॉम्प्लेक्स में कह रहा मेटल हमारा डिफरेंट टाइप की वैलेंसी शो करता है। कभी वो 4 शो कर सकता है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, कभी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, कभी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे। इस हिसाब से वो अलग अलग वैलेंसी हमको शो करता है, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक, ओके। अब कह रहा कि इस तरह से मेटल आयन इसमें सिंपल हमारी वैलेंसी शो करता है, वैलेंसी शो करता है, लेकिन इसमें कह रहा कि ऐसा ना होता, इसमें सेकेंडरी और वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, इस टाइप की वैलेंसी को भी हम कैटेगराइज कर देते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। लेकिन डबल साल्ट में ऐसा नहीं है, उसमें जो जितनी है वही उसकी सिंपल क्या है, वैलेंसी है, ठीक है, सही। कॉम्प्लेक्स साल्ट में उसकी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, हम कैटेगराइज कर देते हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी, इस तरह से, ओके, ठीक है, सही। चले, अच्छा, ये बात। इसके बाद एक और चीज आती है इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वर्नर थियरी, ठीक है, ध्यान रहे, वर्नर थियरी यहाँ पे आता है, वर्नर थियरी, वर्नर थियरी। इसके अंदर क्या है ये बात हम आपको बताते हैं, ठीक है। वर्नर थियरी क्या है, WERNER, WERNER, वर्नर थियरी। वर्नर थियरी ने क्या किया था, एक कॉम्प्लेक्स को उन्होंने स्टडी करा था, कॉम्प्लेक्स के बारे में उन्होंने कुछ बातें ऑब्जर्व करने के लिए कि हम कैसे कहें कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, क्या हैं, कैसे बॉन्ड बनाए हुए हैं, कौन कौन से बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं,
उसके पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से अट्रैक्ट है। तो बहुत सारी बातें वो एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक कंपाउंड्स पे अध्ययन किया। पहले से उन्हें नहीं पता, वो पहले से ये ना समझ पा रहे थे या पहले से उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा वाला कैसे बॉन्ड बनाया हुआ, किस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ या किस तरह से जुड़ा हुआ। ठीक है, सही। तो ये क्या किए, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे स्टडी करने का मेन जो जाता है, मेन बात जिनके लिए कही जाती है, ठीक है, कह सकते हैं कि जितनी क्रेडिट जाती है वो सब जाती है वर्नर सर को। उनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने हमारे क्या है 1892 में स्टडी करा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि मैंने जो क्रेडिट है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने का, उनके बारे में जो है मेन ऑब्जर्वेशन पाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, सही, अल्फ्रेड वर्नर को। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किया कि कुछ ढेर सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, ठीक है, और उनको इन्होंने देखना चाहा कि कौन से कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं डिफरेंट टाइप्स के या फिर और अलग अलग हमारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करने के बाद में। ठीक है, सही, ओके। क्या करा उन्होंने, कह रहे हैं कि उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का स्टडी करा। उन्होंने बहुत सारे स्टडी, उन्होंने कंडक्टेंस के हिसाब से स्टडी करा, उन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया। तो वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि ये अपने इसमें कौन से आयन्स हैं या कैसे इसमें कंपाउंड्स हैं या कैसे कंप्लीट आयन है जो हमारे एक मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड्स हैं या आयनिक एटम्स हैं, वो हमारे कैसे डिसोसिएट होते हैं या फिर यूं कह सकते हैं कैसे वो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। जो AgNO3 उन्होंने लिया था, उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई हैलाइड होगा तो Ag वाले सिल्वर के साथ हैलाइड बना के वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे उन्होंने कंडक्टेंस देखा था, उन्होंने कहा अगर ये आयनिक इसमें आयंस होंगे तो जिस हिसाब से आयंस होंगे उसी हिसाब से उसकी कंडक्टेंस होगी। तो इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो उसमें कितना जो है हमारे पास ये सारी चीजें, चाहे कंडक्टेंस हो चाहे हमारे पास क्या हो AgCl के कितने मोल प्रेसिपिटेट हो, वो बन रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसी उसकी वैलेंसी है, कौन कैसे डिसोसिएट होता। ठीक है, सही। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की स्टडी करा। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एक साथ कॉम्प्लेक्स, उनको ये नहीं पता कि कोबाल्ट के साथ कितने लोग और कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं या कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक, तो उन्होंने उस हिसाब से AgNO3 डाला। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि COCl3 into 6NH3। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने COCl3 लिया, उसके बाद उन्होंने क्या देखा 6NH3 लिया। ठीक है, सही। तो अब उन्होंने कहा कि इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि COCl3 into 6NH3 इस तरह से लिया। इनको ये नहीं पता कि कैसा वाला कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, इन्होंने AgNO3 से इसे ट्रीट करा। ठीक है, इन्होंने कहा अगर नेगेटिव चार्ज होगा या हैलाइड्स, अगर इसमें कोई भी हैलाइड नेगेटिव चार्ज होगा तो उस हिसाब से क्या होगा हमारे पास मिलेगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास वहां से प्रेसिपिटेट मिलेगा यहाँ पे सबके सब AgCl के। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने 3 मॉलिक्यूल AgCl के प्रेसिपिटेट पाए। ठीक है, सही। अच्छा, अब COCl3 into 5NH3। ठीक है, यहाँ के बाद हमने AgNO3 लिया। ठीक है, इसमें इन्होंने 2 मोल क्या हुआ AgCl के प्रेसिपिटेट पाए। ठीक है, सही। तो इस तरह से उन्होंने ढेर सारी स्टडी करा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया COCl3 into 5NH3 या इस तरह से अलग अलग उन्होंने क्या किया स्टडी करा कि किसमें कितने मिलते हैं, उस हिसाब से ये पता उनको होगा। ठीक है, वो कैसे हम यहाँ पे बताते हैं, अभी अगर ना समझ आया तो। इसके बाद इन्होंने COCl3 into 4NH3 लिया, फिर इसके बाद COCl3 into 3NH3 लिया। इस तरह से इन्होंने COCl3 into 4NH3 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो उन्होंने देखा कि 1 मोल जो है हमारे पास AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने COCl3 into 3NH3 लिया,
तो यहाँ पे इन्होंने AgNO3 के साथ ट्रीट करा, तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट AgCl का नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ जो है हमारे पास सारे के सारे क्लोराइड आयन जो है बॉन्ड में प्रेसिपिटेट नहीं कर रहे हैं, या फिर सारे के सारे अमोनिया ही नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग जो है हिसाब से बन रहे हैं, जो कुछ हमको नेगेटिव आयंस के फॉर्म में मिल रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिव आयंस मिलेगा वही हमारे पास क्या होगा, Ag के साथ प्रेसिपिटेट बन के में निकलेगा, क्योंकि NH3 आपको पता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो NH3 के तो आना नहीं। लेकिन अब वहां पे उनके पास Cl कितने थे, 6 Cl या 3 Cl जितने भी थे, वे सब के सब हमारे पास आयनिक फॉर्म में हमें मिल रहे हैं अगर, तभी वो AgCl के साथ प्रेसिपिटेट बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस हिसाब से अलग अलग कंपाउंड्स को देखा, तो उन्होंने पाया इसका मतलब इसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ है। जैसे उन्होंने कहा अगर हम Cl3 × 6NH3 कर रहे हैं, ठीक है, 6NH3, तो इसके अंदर 3 Cl माइनस मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 मोल हमारे पास AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा, ठीक है ना, सही। अच्छा, अब अगर इन्होंने कहा COCl3 × 5NH3, ठीक, यहाँ पे इन्होंने 2 Cl3 माइनस, उसके बाद इसका मतलब 2 मोल हमारे पास AgCl के मिले। ठीक है, इसके बाद इन्होंने COCl3 × 4NH3 किया तो 1 मिला, 3 कर दिया तो 0 मिला। तो उस हिसाब से इन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, उसमें ये क्लोरीन आयन क्या है हमारे पास, आयनाइजेबल है, क्योंकि जो आयनाइज हो सकता है वही AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे Ag के साथ सिल्वर के साथ हैलाइड बन के क्या होगा, वो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन के निकलेगा। ठीक है, सही। इतनी चीज उन्होंने ये बातें ऑब्जर्व करा कि हम ये जान सकें कि कौन से वाले प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू होते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जानने के लिए ही उन्होंने पाया। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, सही। अब उन्होंने कंडक्टेंस को देखा, कंडक्टेंस को देखने के लिए उन्होंने पाया कि जो ऐसा वाला कंपाउंड था उसके अंदर कंडक्टेंस ज्यादा थी, ऐसे वाले के अंदर कम थी, नीचे वाले के अंदर और कम, उसके अंदर और कम। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस तो हमारा किस पे डिपेंड करता, आयंस पे, ठीक, या इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा तो कंडक्टेंस होगी। ठीक, उस हिसाब से इन्होंने पाया कि इसके अंदर अलग नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, इसके अंदर अलग नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, तो जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे इसका मतलब उसके अंदर उतने ही ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, वो इसका मतलब उसके अंदर उतने ही ज्यादा आयनाइजेबल आयंस हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें उन्होंने आगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जो बताया था, वो चीजें हम आपको अगले क्लास में बताते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप कोई दिक्कत होती, कोई डाउट होती है, आप क्वेश्चन पूछ सकते। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, तो फिर ठीक है, आप इसे रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।